गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज एक क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें भी हम अपना वही टॉपिक जो कल डिस्कस कर रहे थे, द यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, उसको हम डिस्कस करेंगे कि डबल कंजंक्शन जो हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं वो कब सही होता है और कब गलत हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि डबल कंजंक्शन आप किसी सेंटेंस में यूज ही नहीं कर सकते हो, हमेशा ही गलत हो जाएगा, बट वो डिपेंड करता है कि आप उसकी जरूरत होने पे यूज कर रहे हो, ठीक है, या बिना जरूरत के ही यूज कर रहे हो। तो अगर आप उसका जरूरत होने पे यूज कर रहे हो तो डबल कंजंक्शन सही है, अगर आप बिना जरूरत के यूज कर रहे हो तो गलत है। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग, सभी को राम राम भी, नमस्ते भाई। अच्छा, सबसे पहले एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो कल हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, कल जो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो सबको क्लियर है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कल का था बच्चों वो सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें। चलें क्लास को स्टार्ट करें, आ जाओ। कल का लास्ट कॉन्सेप्ट सबको क्लियर? तो जो हमने कल लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसमें हम दैट और व्हाट कंजंक्शन को एक साथ में यूज कर रहे थे, तो वो एक बार सही भी हो गए, एक बार गलत भी हो गए। अभी हम क्या करेंगे, वहीं से फिर से अपनी स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमें यही सीखना है कि वो कब सही हो जाते हैं और कब गलत हो जाते हैं। देखिए, देखेंगे सारे बच्चे यहां पर ध्यान से। आप क्वेश्चन नंबर 1 को भूल जाइए थोड़े समय के लिए, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये परेशान कर देगा, ठीक है। आप इस पे आ जाइए, ये क्वेश्चन ए है और ये क्वेश्चन बी है, बस इन दोनों को बताइए, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। हाँ, गुड इवनिंग बेटा लोग, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर ए, मैंने इसको ए लिख दिया, ध्यान रखना, इसको भूल जाओ, ये थोड़े समय के लिए भूल जाओ, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। जब ये समझ में आ जाएंगे तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा, और ये नहीं समझ में आया तो वो भी समझ में नहीं आएगा। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से ये बताने की कोशिश करें कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं हो गया क्वेश्चन ए और ये हो गया हमारा क्वेश्चन बी। तो ये जो क्वेश्चन ए और बी है, सारे बच्चे ये बताएं ये सही है गलत है। क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी बताइए। क्वेश्चन 1 पे अटेम्प्ट मत करना बेटा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, एसपी बक्सी बुक, हाँ बिल्कुल सही बच्चे, एसपी बक्सी बुक एक ही आती है, एसपी बक्सी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एक ही बुक है, रेन पब्लिकेशन की बुक है, आप ले लीजिए। इमेज लोग चेंज करते रहते हैं कई बार, तो इमेज के चक्कर में मत खरीद लेना, बट हाँ ले लेना। लो बेटा, साइड हो गया। दे बिलीव्ड दैट व्हाट द मैन वाज सेइंग, दे बिलीव्ड दैट व्हाट द मैन वाज ऑनेस्ट। हमें ये पता करना है कि ये दोनों सेंटेंसेस सही है या गलत है। फिलहाल मैं मदद कर देता हूं कि दोनों गलत हैं, मतलब इतनी मदद मैं तुम लोगों की कर देता हूं कि ए और बी दोनों ही गलत सेंटेंसेस हैं। सही करना है। अब सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दैट और व्हाट हमने दो कंजंक्शन एक साथ यूज कर रखे हैं ना, इनमें से एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट दो हैं। द मैन वाज सेइंग एक स्टेटमेंट हो गया, दे बिलीव्ड एक स्टेटमेंट हो गया। तो जब हमारे द मैन वाज ऑनेस्ट एक स्टेटमेंट हो गया, दे बिलीव्ड एक स्टेटमेंट हो गया। जब हमारे पास स्टेटमेंट दो होते हैं तो हम कंजंक्शन एक यूज करते हैं, यही है ना। लेकिन यहां पर देखें तो हमने दो कंजंक्शन लिख रखे हैं, दैट भी व्हाट भी, तो ये गलत है एक्चुअली, और हमें इसे सही करना है। तो अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम किसको ड्रॉप करें, दैट को ड्रॉप करें या व्हाट को ड्रॉप करें, ये क्वेश्चन है। ए में किसको रिमूव करें, दैट को। अच्छा, ऐसे लिखें, दे बिलीव्ड व्हाट द मैन वाज सेइंग। अच्छा गुड, बढ़िया। अब सेकंड में रिमूव करें व्हाट को। बेटा दैट प्रोनाउन होता है, वो एक अलग यूज होता है, हम दैट का प्रोनाउन वाला यूज ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम दैट का वो वाला यूज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये कंजंक्शन होता है। हम दैट का वो यूज नहीं डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये प्रोनाउन होता है। तो आप अननेसेसरली चीजों को कंफ्यूज मत करो। एक चीज जब समझ में आ जाती है अच्छे से तो फिर दूसरी चीज की तरफ बढ़ना चाहिए। जब हमें आधी अधूरी चीजें समझ में आई होती हैं और आप उनको एक साथ मिला लेते हो ना, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो मैं आपको दैट का जो प्रोनाउन वाला यूज होता है वो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा ही नहीं रहा। वो मैं तब समझाऊंगा जब कभी रिलेटिव क्लॉज डिस्कस करूंगा, उसकी बात मैं तब करूंगा जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन समझा रहा हूंगा। अभी क्या करोगे, कंजंक्शन वाला जो दैट का यूज है वो भी क्लियर नहीं होगा, प्रोनाउन वाला भी क्लियर नहीं होगा। तो आधी अधूरी चीजें मत पढ़ा करो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो लेकिन जबरदस्त। कॉन्सेप्ट एक सीखो लेकिन उसको पूरा सीखो, ठीक है। बहुत ज्यादा सीखने के लोग चक्कर में क्या करते हैं, आधा आधा बहुत ज्यादा चीजें पढ़ लेते हैं। अच्छा, आधी आधी कितनी भी पढ़ लो उसका कोई फायदा होता नहीं है।
तो अभी जो मैं आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे वो डिस्कस कर रहा हूं जिसमें दैट हमारा कंजंक्शन होता है। हम दैट का वो वाला यूज जिसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, करिए नहीं डिस्कस। चलो अब मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, अगर तुम लोग भूल गए हो। कल की क्लास में हालांकि मैंने बताया था, लेकिन कई बार बच्चे होते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपको दैट और व्हाट में डिसाइड करना पड़ता है कि हम दैट लिखें या व्हाट लिखें, जैसे मान लीजिए अब हमें यहां पे दैट और व्हाट में डिसीजन लेना है कि ये दोनों तो हम यूज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टेटमेंट हमारे पास दो हैं। अगर स्टेटमेंट दो हैं तो हम कंजंक्शन एक ही लिख पाएंगे, या तो दैट लिख दें या व्हाट लिख दें। तो ऐसे केस में जब कभी आपको कंफ्यूजन हो कि हमें दैट लिखना चाहिए या व्हाट लिखना चाहिए, तो मैंने उसके लिए आपको एक बड़ा आसान तरीका बताया, और उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। क्या तरीका बताया कि जब आपको दैट और व्हाट में डिसीजन लेना पड़े ना, तो आप सिंपली ये देखो कि जिस स्टेटमेंट के लिए आप कंजंक्शन यूज करना चाहते हो वो स्टेटमेंट कंप्लीट है या उसमें कुछ मिसिंग है। अगर वो स्टेटमेंट कंप्लीट है बिना कंजंक्शन के, तो आप दैट लिखो। अगर वो स्टेटमेंट बिना कंजंक्शन के इनकम्प्लीट है तो फिर व्हाट लिखो। फिर से बता दूं एक बार, ध्यान से सुन लो। जब कभी आपको दैट और व्हाट में डिसीजन लेना पड़ता है कि हम दैट लिखें या व्हाट लिखें, तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि अगर आपको लगे कि जिस स्टेटमेंट के लिए आप कंजंक्शन लिखने जा रहे हो वो स्टेटमेंट आपका बिना कंजंक्शन के भी कंप्लीट है, तो दैट लिखिए। क्यों हम दैट लिखते हैं वो भी मैं समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको लगे कि वो स्टेटमेंट जिसके लिए आप कंजंक्शन यूज करना चाह रहे हो वो बिना कंजंक्शन के इनकम्प्लीट है, तो फिर आप व्हाट लिखिए। ठीक, ये तो ध्यान रह जाएगा, आसान बात है, इसको ध्यान रख लोगे। अब आ जाओ, यही अपना तरीका ना इन दोनों एग्जांपल्स पे अप्लाई करते हैं। आ जाओ, इन दोनों पे हम यही तरीका अप्लाई करते हैं। तो देखो, हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ द मैन वॉज सेइंग, एक मिनट थोड़ा सा लाइन सीधी खींच दें। हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ द मैन वॉज सेइंग, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? द मैन वॉज ऑनेस्ट। ये दो स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के लिए हमें कंजंक्शन यूज करना है। ऑप्शन हो गया हमारे पास दो, व्हाट हो गया और दैट हो गया, दो ऑप्शन हो गए। तो हमें व्हाट और दैट में से एक को डिसाइड करना है कि भाई व्हाट लिखें या दैट लिखें, कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा। तो उसके लिए बस आपको यह देखना है कि वो जो स्टेटमेंट जिसके लिए आप कंजंक्शन लिखना चाह रहे हो वो क्या बिना कंजंक्शन के कंप्लीट है। अगर है तो दैट लिख दो। अगर लगता है कि नहीं बिना कंजंक्शन के तो इनकम्प्लीट है, देयर इज समथिंग मिसिंग, इसमें तो कुछ मिसिंग है, तो फिर व्हाट लिख दो। जो मिसिंग होगा वही व्हाट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने लिखा द मैन वॉज ऑनेस्ट। द मैन वॉज ऑनेस्ट जो है, एक मिनट यहां नहीं लिखता हूं बेटा, यहां लिखता हूं। ठीक, ये जो हमने द मैन वॉज ऑनेस्ट लिखा ना, ये स्टेटमेंट बिना कंजंक्शन के भी कंप्लीट है। अगर मान लो केवल इतना लिखे द मैन वॉज ऑनेस्ट, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो आप दैट लिखो, व्हाट गलत हो गया। है आसान। अब इसमें आ जाओ, इसमें हमने लिखा द मैन वॉज सेइंग। अभी जो द मैन वॉज सेइंग है ना, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है समझना। द मैन वॉज ऑनेस्ट तो कंप्लीट है, द मैन वॉज सेइंग जो है ना ये इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें सेइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे ये लिख दिया द मैन वॉज सेइंग कि मैन कह रहा था, व्हाट वाज ही सेइंग, तो अगर मैन कुछ कह रहा था तो कोई ऑब्जेक्ट भी तो होता, व्हाट द मैन वॉज सेइंग। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है द मैन वॉज सेइंग, ये बिना कंजंक्शन के इनकम्प्लीट है। अगर कहीं पे केवल इतना लिखा ना द मैन वॉज सेइंग, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर ये इनकम्प्लीट है तो आप यहां पे व्हाट लिखो, दैट गलत हो गया। तो यहां पर दैट गलत है, व्हाट सही है, यहां पे व्हाट गलत है, दैट सही है। तो हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि दैट का यूज करना है व्हाट का यूज करना है? कैसे डिसाइड कर लेते हैं? ये देखकर कि जो स्टेटमेंट है जिसके लिए आप कंजंक्शन यूज करना चाह रहे हो वो बिना कंजंक्शन के कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। बिना कंजंक्शन के कंप्लीट स्टेटमेंट है, दैट लिखो। अच्छा, कंजंक्शन के बगैर इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कुछ उसमें मिसिंग है, तो फिर व्हाट लिखो। ये तो हो गई टेक्निक। ये क्या हो गई? आप दिमाग के दही करने आते हो। हालांकि ऐसा है नहीं, बच्चे मुझे ब्लेम भले ही करते हो, एक अलग बात है, वो ये सोचते हैं कि मैं कंफ्यूज करने आता हूं, ठीक है। लेकिन मेरा अपना मानना पता है क्या है? मेरा अपना मानना ये है कि जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं बेटा, आप जो बुक पढ़ के सीख सकते हो अपने आप, जो चीज आप अपने आप बुक पढ़ के सीख सकते हो वही आपको टीचर पढ़ाए, एक बार पढ़ाए, 10,000 पढ़ाए, 50,000 पढ़ाए, 100,000 बार पढ़ाए, उससे क्या फायदा है? जो आप अपने आप पढ़ के सीख सकते हो उसको मान लो टीचर को पढ़ाना भी है तो एक बार पढ़ा दे, 2 बार पढ़ा दे, खत्म करे बात। जो बच्चा अपने ऐसा क्यों हुआ भाई? अब नेट आ गया, 1 मिनट।
एक मिनट बच्चों, देयर वाज सम नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हियर, तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, बट नाउ इट इज ओके, अब सही है सब कुछ। हो गई थी बट नाउ इट इज ओके, अब सही है सब कुछ। वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ बैंग। वीडियो देख के सीख नहीं पाएंगे, जब मेरे जैसा कोई उन्हें समझाएगा सिखाएगा तभी वो जान पाएंगे उन क्वेश्चंस को, नहीं तो वो क्वेश्चंस भी कभी नहीं जान पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, सीधे पेपर में उन्हें मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दैट और व्हाट आपने समझ लिया, टेक्निक क्लियर हो गई। अब इस टेक्निक के पीछे लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक काम कर रहा होता है जिसकी वजह से जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम दैट हटा देते हैं और इनकम्प्लीट होता है तो व्हाट लिख देते हैं। अब वो लॉजिक भी एक बार समझ लो कि ऐसा लॉजिक क्या होता है। देखिए किस लॉजिक की वजह से हम ऐसा करते हैं। देखो पहले तो मैं आंसर ही बता देता हूं, यहाँ पे दैट गलत था ना हमारा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे व्हाट गलत था, इसको हटा देते हैं। देखो अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है कि दैट और व्हाट को हम डिसाइड करते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये जो पूरा हम व्हाट के साथ में क्लॉज लिखते हैं ना, व्हाट कंजंक्शन के साथ जो हम क्लॉज लिखते हैं ये नाउन होती है, ठीक है। और दैट कंजंक्शन के साथ जो हम क्लॉज लिखते हैं ये भी नाउन होती है। तो दैट और व्हाट दोनों ही कंजंक्शन हम दोनों में से कोई भी यूज करें, दोनों के साथ में लिखी गई क्लॉज जो होती है वो नाउन होती है। अच्छा, नाउन क्लॉज सेंटेंस में क्या होती है? नाउन क्लॉज सेंटेंस में वो होती है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे। अब जैसे अगर हम देखें तो ये जो दोनों हमारी क्लॉजेस है ना, व्हाट द मैन वाज सेइंग, दैट द मैन वाज ऑनेस्ट, ये दोनों ही क्लॉजेस जो हैं वो इस वर्ब बिलीव्ड का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब बिलीव्ड है, ये वर्ब बिलीव्ड है, और ये दोनों ही क्लॉजेस, ये दोनों क्लॉजेस बिलीव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हैं। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये लॉजिक है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि जब दोनों ही क्लॉजेस ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही क्लॉजेस नाउन है, तो दोनों में हमने सेम कंजंक्शन क्यों नहीं यूज किया? दोनों में हम एक ही यूज कर लेते, दोनों में तो दैट यूज कर लो, व्हाट यूज कर लो, हमने चेंज क्यों कर दिया? अब वो डिफरेंस उसको समझना है। ये जो दैट होता है ना, ये केवल एक कंजंक्शन होता है, ये केवल एक कंजंक्शन होता है। ये सिंपली क्या करता है, दो कंप्लीट स्टेटमेंट्स को जोड़ देता है। अच्छा, व्हाट क्या होता है? ये कंजंक्शन होने के साथ साथ में प्रोनाउन भी होता है, कंजंक्शन होने के साथ साथ में ये प्रोनाउन भी होता है। तो जब हम व्हाट यूज करते हैं ना, तो वो एक काम तो करता है कंजंक्शन का, और दूसरा उसका फंक्शन होता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का मतलब वो उसी क्लॉज में जिसके लिए उसे हमने कंजंक्शन बना के लिखा है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। जैसे यहां पे देखें, ये जो हमारी वर्ब है वाज सेइंग, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो है द मैन, और ऑब्जेक्ट हमने कहा था ना मिसिंग है बिना कंजंक्शन के, तो वो ऑब्जेक्ट ये व्हाट है। तो ये जो व्हाट है ये इस वाज सेइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और व्हाट के साथ लिखी गई ये पूरी क्लॉज जो है, ये पूरी क्लॉज, ठीक है, ये पूरी क्लॉज इस बिलीव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहां पे क्या था? यहां पर ये जो दैट है ना केवल कंजंक्शन है। अगर हम दैट ना भी लिखें तब भी ये स्टेटमेंट कंप्लीट है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब ये लॉजिक होता है, ठीक है। हाँ, होता यही, कंफ्यूज लोग कभी जान नहीं पाते कि वो कंफ्यूज हैं, ठीक है, जब तक उनको कंफ्यूज किया ना जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले बच्चों को एक बार कंफ्यूज करो, थोड़ा सा, ज्यादा मत करो एकदम से, उनका पसीना छूट जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करो, फिर धीरे धीरे उनको समझाओ कि देखो आपको ये भी सीखना है, अभी आपको इस लेवल तक आना है, आपका लेवल बहुत नीचे का है, इतने लेवल पे केवल पढ़ते रहोगे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा लेवल उठाओ, अप आओ, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है बच्चे का लेवल उठाया जाए, उसी लेवल पे बच्चे को डील करते रहो, एक ही लेवल पर उसको जिंदगी भर पढ़ाते रहो, क्या फायदा है? उसको थोड़ा सा उठाओ धीरे धीरे। जब बच्चा आपके पास 2 महीने पढ़ ले, 3 महीने पढ़ ले, 4 महीने पढ़ ले, तो उसमें अंतर होना चाहिए, उसकी ग्रेडिंग बदलनी चाहिए, उसकी ग्रेड जो है वो सी से बी होनी चाहिए, बी से बी प्लस होनी चाहिए, बी प्लस से ए होनी चाहिए, ए प्लस से ए प्लस होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे का थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। तो ये जब आपको बात समझ में आ जाए तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। मैं ये सब क्लियर कर रहा हूं, ये सब क्लियर कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया इसका आंसर, केवल हिंट जो है वो आपके लिए छोड़ देता हूं। इसमें दैट गलत है, इसमें व्हाट गलत है, ठीक है। अब आ जाओ, ये है हमारा मेन क्वेश्चन, ये है मेन क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सही है या गलत है? अगर सही है कोई बात नहीं, छोड़ो, सही है तो सही है। अगर ये गलत है तो हम इसे कैसे सही करें, ये आंसर सबको बताना है। चलिए, मैं आपको वो वाली घड़ी, तो इसमें कई बार देखोगे ना आपने, कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं, हालांकि इसमें भी है कि जो घड़ी टाइमर खोल लेते हैं बोर्ड पे ही, लेकिन मैं जिस ऐप का यूज करके पढ़ाता हूं उसमें नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं अपनी घड़ी में देख लेता हूं, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, 30 सेकंड्स, यू हैव गॉट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में आपको ये बताना है कि सेंटेंस 1 सही है या गलत है, और अगर गलत है तो ये भी बताना है कि हम इसको कैसे सही करें। चलिए,
बेतुकी बातें मत पूछा करो, मैं 10 बार पहले मना कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि मतलब वो सुधर के राजी नहीं, मतलब वो गांव में कहावत कही जाती है ना कि चलो कहूंगा नहीं, बुरा मान जाएंगे कुछ बच्चे, हालांकि बुरा मान जाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन क्यों मतलब में बुरा मना दें। जो बात की जा रही होती है वही बात क्या करो। जब रामायण की कहानी सुनाई जा रही हो तो रामायण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो, महाभारत की सुनाई जा रही हो तो महाभारत से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा करो। मैं उन बच्चों को कभी समझ नहीं पाता कि उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है ना उस पर उनका कोई ध्यान नहीं होता, उसके अलावा उनकी सारी चीजों पर ध्यान होता है। उन्हें जिस दिन वोकैब पढ़ाओगे उस दिन वो ग्रामर से रिलेटेड पूछेंगे, ग्रामर की तैयारी कैसे करें। जिस दिन उन्हें ग्रामर पढ़ा दो उस दिन वो पूछेंगे वोकैब की तैयारी कैसे करें। इतने कंफ्यूज बच्चे हैं, मुंह उठाया बोल दिया, बस सोचते समझते नहीं कि भाई ये बात तुम यहां पे बोल रहे हो इसका कोई लॉजिक है, इसका कोई सिर पैर है, कि बस बोल दिया, मुंह खोला और बोल दिया। ऐसे नहीं होता। हाँ, अब देखो क्या है कि अपने कुछ बच्चे हैं वो जान गए इसका आंसर क्या है। सम स्टूडेंट्स हैव गॉट द पॉइंट, सम स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली गॉट द पॉइंट। उनको बात समझ में आ गई कि इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, कुछ को भी समझाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं बताता हूं आपको कहानी क्या है। ये थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन, एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक, लेकिन ज्यादा भी नहीं है। अगर ये आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना ये वाले, तो वो अपने आप समझ में आएगा। देखो इस सेंटेंस की कहानी क्या है मैं बताता हूं। दे सब्जेक्ट है, बिलीव्ड वर्ब है, यहां तक ठीक है। was saying वर्ब है। द मैन इस वर्ब का, एक मिनट बेटा ऑब्जेक्ट लिख गया गलती से, एक्चुअली सब्जेक्ट है, ठीक है। द मैन इस वर्ब का सब्जेक्ट है, व्हाट उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये जो हमने व्हाट द मैन वाज सेइंग लिखा है ये एक नाउन क्लॉज है, ये एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। और हमें यह समझना है कि ये नाउन क्लॉज एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस में हम नाउन क्लॉज यूज करते हैं या नाउन वर्ड यूज करते हैं या नाउन फ्रेज यूज करते हैं, मतलब जब भी हम किसी सेंटेंस में नाउन यूज करें, चाहे वो नाउन वो चाहे एक वर्ड हो नाउन का काम करने वाला, चाहे कोई फ्रेज हो, चाहे कोई क्लॉज हो, जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई नाउन यूज करते हैं तो वो नाउन सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब हमें यहां पे समझना है कि व्हाट द मैन वाज सेइंग ये एक नाउन क्लॉज है, और इस नाउन क्लॉज का इसमें यूज क्या है, इस सेंटेंस में इसका क्या यूज है, ये नाउन क्लॉज इस सेंटेंस में क्या है, ठीक है। बिलीवर का ऑब्जेक्ट है या वाज टू प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है। तो जब ध्यान दोगे तो पता चलेगा ये बिलीव्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो हमने व्हाट द मैन वाज सेइंग लिखा ना, ये बिलीव्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वाज टू वर्ब का प्रेडिकेट है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे ना तो इसका सब्जेक्ट मिसिंग रह जाएगा हमेशा के लिए। तो ये एक प्रेडिकेट है वाज ट्रू कि सच था, क्या सच था, व्हाट द मैन वाज सेइंग, जो वो आदमी कह रहा था वो सच था। तो आप ध्यान से देखोगे कि व्हाट द मैन वाज सेइंग वाज ट्रू, ये एक पूरी खुद क्लॉज है, एक ये पूरी जो क्लॉज है ना, ये पूरी क्लॉज हमारी इस बिलीव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब चूंकि ये पूरी क्लॉज इस बिलीव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज हो गई, और नाउन क्लॉज हो गई तो हमने वर्ड कंजंक्शन लिख दिया। लेकिन ध्यान दो ये कंजंक्शन जो है ना इसको जोड़ने के लिए नहीं है, ये कंजंक्शन इस सेइंग के लिए है, और ये जो व्हाट द मैन वाज सेइंग जो पूरी क्लॉज है ना वो उस वाज टू वर्ब का सब्जेक्ट है, वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है जो हम वर्ड कंजंक्शन को इसके लिए मान लें। तो अब होगा क्या, अब हमें एक ऐसा कंजंक्शन चाहिए होगा जो इस पूरे स्टेटमेंट को व्हाट द मैन वाज ट्रू, इस पूरे स्टेटमेंट को इस दे बिलीव्ड से जोड़ने का काम करे। अब दे बिलीव्ड के बगैर अगर हम देखें तो ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट है, व्हाट द मैन वाज सेइंग वाज ट्रू कि वो जो आदमी कह रहा था वो सच था, तो ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो बिना कंजंक्शन के तो आप कंजंक्शन दैट लिखा करो। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट से पहले लिखना पड़ेगा दैट। तो ये है हमारा आंसर। हमारा आंसर इसमें क्या है, दे बिलीव्ड दैट व्हाट द मैन वाज सेइंग वाज ट्रू। चलो अब कितने बच्चों को ये बात समझ में आई और कितनों को ये बात समझ में नहीं आई। जिनको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आई वो पूछ सकते हैं, कोई डरने फिरने की जरूरत नहीं है, मतलब अपना पूछ सकते हो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा।
दैट और व्हाट की दोनों की जरूरत पड़ेगी इसमें दैट और व्हाट दोनों की जरूरत पड़ेगी। देखो दो कंजंक्शन की जरूरत पड़ रही है बिकॉज वी हैव गॉट 3 स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट 3 है। कौन कौन से 3 स्टेटमेंट है? दे बिलीव्ड, द मैन वाज सेइंग, वाज ट्रू। तो 3 स्टेटमेंट, तो आपको 2 कंजंक्शन लिखने पड़ेंगे। बहुत लेट हो गए, कोई नहीं बेटा, क्लियर? व्हाट अ लॉजिक। बच्चे अच्छे हो तो लॉजिक्स तो बहुत हैं। देखो इंग्लिश में कोई रूल्स एक्सेप्शंस नहीं है। आई ऑलवेज से देयर आर नो रूल्स, देयर आर नो एक्सेप्शंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कोई रूल और एक्सेप्शन नहीं है। इंग्लिश बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। हर एक चीज के पीछे सुंदर सुंदर लॉजिक्स हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट हमें थोड़ा सा ना उसको समझाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, मतलब कुल मिला के अगर हम 1-2 बच्चों को छोड़ दें तो ज्यादातर बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। जो 1-2 बच्चों को नहीं समझ में आई उनके लिए मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, आ जाओ। समझ जाओगे, परेशान ना हो, तुम भी समझ जाओगे। जिन बच्चों को 1-2 को नहीं समझ में आई वो भी समझ जाएंगे। आ जाओ, ये 3 लिखे गए सेंटेंसेस हैं। अब लेकिन फोकस सुनना, अब मैं बार बार एक ही चीज को चिल्ला नहीं पाऊंगा। ये सेंटेंस ए है, ये सेंटेंस बी है। सेंटेंस ए और बी का आंसर करो। सेंटेंस ए और बी को आंसर करो। इसको मत टच करना, ये वही टेढ़ा वाला है, ठीक है? ये टेढ़ा वाला सेंटेंस है। इन दोनों को देखो, व्हाट दे बिलीव इन गॉड इज ट्रू, दैट दे बिलीव इन गॉड इज ट्रू। इन दोनों में से कौन सा सही? दोनों सही, दोनों ही गलत, एक सही एक गलत। जल्दी से बताओ। व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, दैट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू। जल्दी से बताओ, ये दोनों लिखे गए सेंटेंस, ठीक है, ये लिखे गए दोनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं? जल्दी बताओ, ये लिखे गए दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं ये सही हैं या गलत हैं? जल्दी से बताओ। व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, दैट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू। दोनों सही है, दोनों गलत? बेटा ये दोनों बताओ, ये दोनों गलत। वेरी गुड, सारे बच्चे बताएंगे। एक राइट है, एक रॉन्ग है। चलो, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ये भी बताओ। एक राइट है, एक रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ये भी तो बताना पड़ेगा। बेटा देखो, मैं इंग्लिश हमेशा जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ाता हूं। मेरा इंग्लिश का लेवल ऐसा होता है कि जो शुरुआत कहां से करता हूं अलग बात है, लेकिन खत्म हमेशा टॉप पे होती है मेरी। मतलब मेरा इंग्लिश पढ़ाने का तरीका ये कि मैं शुरू कहीं से भी करूं, ठीक है, हल्के लेवल से भारी लेवल से कहीं पे, खत्म हमेशा लास्ट पे जाके करता हूं, मतलब जहां पे खत्म होना चाहिए। तो आप किसी भी पर्पस के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो बेटा, ये इंग्लिश की क्लास आपके लिए। वट एवर द पर्पस यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर, दिस क्लास इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए। बोथ आर इनकरेक्ट। कुल मिला के मुझे लगता है मिला जुला टाइप का, वही खट्टा मीठा टाइप का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि दोनों सही है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है दोनों ही गलत हैं, ठीक है, मतलब मिला जुला मामला है। तुम लोग धीरे धीरे बात को पकड़ नहीं पा रहे हो। चलिए मैं कोशिश करता हूं। देखिए बस एक काम कीजिए, अगर मेरी बात मानना चाहते हो और मानोगे, ठीक है, रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए, मतलब बी पंक्चुअल बी रेगुलर। इंग्लिश आसानी सीख जाओगे, लेकिन बी पंक्चुअल बी रेगुलर। अब देखो मैं समझाता हूं, देखो क्या हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट और दैट इज सही है गलत है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम व्हाट यूज करते हैं तो व्हाट जो होता है वो उस क्लॉज में जिसमें हम उसे यूज करते हैं प्रोनाउन का रोल प्ले करता है। प्रोनाउन का रोल प्ले करने का मतलब वो या तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने एक प्रेडिकेट लिखा इज ट्रू, इज ट्रू प्रेडिकेट हो गया कि भाई सच है। क्या सच है? अब उसका सब्जेक्ट बताना है, तो उसका सब्जेक्ट ये नाउन क्लॉज हो जाएगी, क्योंकि दैट लिखें चाहे हम व्हाट लिखें, दैट और व्हाट के साथ लिखे गए क्लॉजेस जो होती हैं वो हमेशा नाउन क्लॉज होती हैं, ध्यान रखनी है सबको। दैट कंजंक्शन का यूज करो चाहे व्हाट का यूज करो, इनके साथ लिखे गए क्लॉजेस जो होती हैं वो हमेशा नाउन होती हैं, और नाउन क्लॉज सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होती है ऑब्जेक्ट होती है। अब ये क्लॉज ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकती, प्रेडिकेट से पहले लिख रखी है, तो ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। तो ये दोनों ही क्लॉजेस जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा एक बड़ी सीधी सी बात कि अगर आपको लगता है कि बिना कंजंक्शन के वो क्लॉज कंप्लीट है तो आप दैट लिखो, अगर आपको लगता है कि नहीं बिना कंजंक्शन के वो क्लॉज इनकम्प्लीट है तो व्हाट लिखो। मेरा वीडियो अलग चल रहा है, ऑडियो अलग चल रहा है, ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या? बेटा क्लास तो रिकॉर्डेड नहीं है, बट
थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करके मुझे लगता है देख लो, तो हो सकता है तुम्हारी समस्या का कुछ समाधान हो जाए। क्लास लाइव है बेटा, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डेड नहीं पढ़ाता। मुझे रिकॉर्डेड पढ़ाना पसंद है नहीं एक्चुअली, ठीक है, मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ यूजुअली। तो ये लाइव क्लास आपकी चल रही है बेटा, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो वो सिंक्रोनाइजेशन वॉइस का और वीडियो का जो गड़बड़ हो रहा होगा, मुझे लगता है शायद सही हो जाएगा, ठीक है। कल एक डाउट क्लास कर दो शेड्यूल, कल एक डाउट क्लास शेड्यूल कर दूंगा। चलो मैं सोचता हूं, इस पे जरूर कर दूंगा, ठीक है। मैं कर दूंगा, ठीक है, पक्का, डेफिनेटली आ जाइए। तो व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, दैट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, हमें भी पता करना है सही है गलत है। तो उसके लिए तरीका वही है, आप देखो क्या जिस स्टेटमेंट के लिए आपने कंजंक्शन लिखा है वो स्टेटमेंट बिना कंजंक्शन के कंप्लीट है। अगर बिना कंजंक्शन के कंप्लीट है तो दैट लिखो, बिना कंजंक्शन के कंप्लीट नहीं है तो व्हाट लिखो। अब देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए कंजंक्शन को हटा दें, दैट और व्हाट को साइड में रख दें और केवल इतना देखें, दे बिलीव्ड इन गॉड, दे बिलीव्ड इन गॉड, ठीक है। तो देखो ये जो दे बिलीव्ड इन गॉड लिखा है कंप्लीट है बच्चे, इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग नहीं है। दे सब्जेक्ट हो गया, बिलीव्ड वर्ब हो गई, इन प्रीपोजिशन हो गया, गॉड उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये कंप्लीट है। अगर ये स्टेटमेंट बिना कंजंक्शन के कंप्लीट है, दे बिलीव्ड इन गॉड, तो अगर ये बिना कंजंक्शन के कंप्लीट है तो फिर आपका वर्ड गलत हो जाएगा, दैट सही हो जाएगा, ये आंसर। तो इसमें केवल आपका क्वेश्चन 1 गलत है और क्वेश्चन 2 सही है। सर कुछ बच्चों की हरकत से रैंकर्स बैच बंद मत करिएगा प्लीज। देखो मेरी कोशिश है कि बच्चे सारे सुधर जाएं, मैं चाहता हूं सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, बट अब ठीक है ऑनलाइन में यूट्यूब पे तो फिर ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। और जैसे मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं नेगेटिव पर्सन नहीं हूं, मैं लोगों में विश्वास करता हूं कि लोगों को अगर समय दिया जाए, उनको जबरदस्ती ज्यादा छेड़ा ना जाए, ज्यादा उनको ज्ञान ना बघारा जाए, ज्यादा उनको मोटिवेशन के लेक्चर ना दिए जाए, तो वो सुधर जाते हैं, ठीक है। बस उनको महसूस करवाया कि बेटा तुम्हारी गलतियों की तुम्हें सजा मिलेगी अगर नहीं सुधरे तो मैं ऐसा नहीं, कुछ बंधन नहीं होगा, ठीक है, चिंता मत करो। तो इसमें आपका आंसर ये होगा कि भाई आपका सेंटेंस 1 गलत हो गया, सेंटेंस 2 आपका सही हो गया। दैट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, ये सही है। व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू गलत है। क्यों गलत है फिर से समझ लो, क्योंकि ये जो व्हाट होता है ना प्रोनाउन होता है, आप इसको सेंटेंस में जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ये सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट है। तो उसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट है तो आपका वर्ड गलत हो जाएगा, दैट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, ये है हमारा मेन क्वेश्चन। और ये जो रिपीट चिल्ला रहे हैं ना, एक तो भैया क्लास में आया करो टाइम से, अगर इंग्लिश सीखनी है, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो अपनी मर्जी से आओ और जाओ, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश सीखनी है तो पहली बात तो रेगुलर हो जाओ, दूसरी बात पंक्चुअल हो जाओ, तीसरी बात डिसिप्लिन हो जाओ, ठीक है। और नहीं तो ये रिपीट चिल्लाते रहो, ठीक है। ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे जो वो फिर तुम उसमें रिपीट करते रहना बस, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, दैट व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू इज नोन टू अस। अब इसमें देखो कहानी क्या है, हमने दैट व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू इज नोन टू अस ये सब लिख दिया। अब हमें ये डिसाइड करना है सेंटेंस सही है गलत है। तो देखिए आज इस पर देखते हैं, हमने लिखा व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड, कहां चला गया, व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट लिखा, पहले हम केवल इतने की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम केवल इतना लिखें व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इज ट्रू तो हो गया हमारा प्रेडिकेट, इज ट्रू प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। गॉड दे बिलीव्ड इन गॉड, ये पूरी क्लॉज हो गई इसकी सब्जेक्ट। लेकिन दिक्कत ये कि अगर हम लिख देंगे दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, तो ये जो क्लॉज है इसको हमें उसके लिए सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाओगे तो उसको नाउन क्लॉज बनाना पड़ेगा, नाउन क्लॉज के लिए कंजंक्शन या तो दैट यूज करोगे व्हाट यूज करोगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप दैट यूज करोगे और व्हाट यूज करोगे तो उसका डिसीजन इस बात से होगा कि आपका स्टेटमेंट बिना उस कंजंक्शन के कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो ध्यान से देखोगे दे बिलीव्ड इन गॉड, अगर हम इसमें ना लिखें कोई कंजंक्शन तो भी ये कंप्लीट है। तो अगर ये कंप्लीट है, अगर ये कंप्लीट है तो आपका ये वर्ड गलत हो गया, आप लिखो दैट। पहले तो इतना सही कर लो। अब ध्यान से देखोगे तो पता क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यही लिखा ना, देखो ध्यान से। हमने डिस्कस ही कर लिया कि ये वाला गलत है ये वाला सही है, ये तो हम डिस्कस कर चुके ना दोनों। तो जब हमें ये पता है कि दैट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू ये सही है, तो वही तो हमने यहां पे लिख रखा है, दैट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, ये हो गया। अब उसके बाद हमें लिखा इज नोन टू अस, कि हमें ये पता है इज नोन टू अस। अब इज नोन टू अस क्या है, प्रेडिकेट है,
ये क्या है, इज नोन टू अस, प्रेडिकेट है। वो जो हमने प्रेडिकेट लिखा है उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट ये नाउन क्लॉज है, इज नोन टू अस, हमें पता है। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो वो गॉड में बिलीव करते थे वो सच है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा है ना, ये स्टेटमेंट उस प्रेडिकेट के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये स्टेटमेंट उसके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये भी एक नाउन क्लॉज बनेगा। अब अगर ये भी एक नाउन क्लॉज बनेगा तो इसके लिए भी कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए कंजंक्शन आप क्या लिखोगे, या तो दैट लिखोगे या व्हाट लिखोगे, या तो दैट लिखोगे या व्हाट लिखोगे। तो अब डिसाइड कैसे होगा कि दैट लिखना है व्हाट लिखना है, तो उसके लिए मैंने आपको समझाया। क्या समझाया, अगर दैट के बगैर वो स्टेटमेंट आपका कंप्लीट है, मतलब अगर कंजंक्शन के बगैर वो स्टेटमेंट आपका कंप्लीट है तो आप लिख दो दैट। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, बिना कंजंक्शन के तो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो आप लिख दो व्हाट। ये मतलब मेन कॉन्सेप्ट ही यही है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें इस दैट कंजंक्शन को हटाकर, तो हम देखेंगे तो यहां पे लिखा दैट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। दैट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू, कि वो गॉड में बिलीव करते थे, बात सच है। तो अगर ये स्टेटमेंट बिना दैट के सही है तो फिर ये दैट आपका सही हो गया, व्हाट का लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर है आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर है दैट दे बिलीव्ड इन गॉड इज ट्रू इज नोन टू अस। तो यहां पर आपको दो दैट कंजंक्शन एक साथ लिखने पड़ेंगे। बोलने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश को बोलकर पढ़ने वाले लोग, जो इंग्लिश को बोलकर पता करते हैं कि सही है गलत है, या हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन करके पता करते हैं सही है गलत है, वो इंग्लिश के कोर कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाते। क्योंकि आप ट्रांसलेशन से इन चीजों को सीख नहीं सकते, ट्रांसलेशन करके आप ये चीज कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बोलकर आप पता करोगे सेंटेंस सही है गलत है, तब भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जब लोग बोलकर सेंटेंस को सही करना मतलब सीखना चाहते हैं, कि उन्होंने देखा, बोलकर देखा कि बोलने में सही लगा, हाँ भाई सेंटेंस सही है, बोलने में गलत लगा तो सेंटेंस गलत है, तो ऐसे तो मजाक है बेमतलब, ये क्या फिर पढ़ ही क्यों रहे हो। जब बोलकर ही पता चल जाता है सेंटेंस सही है गलत है, तो फिर कोचिंग लेने की जरूरत क्या है, फिर पढ़ने की जरूरत क्या है, फिर तो बोलकर ही देख लेना, पेपर वाले दिन पता ही चल जाएगा, ठीक है। बेटा इज नोन टू अस के लिए आप कंजंक्शन नहीं लिख रहे हो, बेवकूफी मत दो। वो जो कंजंक्शन तुम लिख रहे हो वो इज नोन टू अस के लिए नहीं लिख रहे हो, वो स्टेट इसके लिए लिख रहे हो। ये जो क्लॉज सब्जेक्ट बनेगी कंजंक्शन इसके लिए लिखा है। तुम सुनते नहीं हो बात को। तुमसे क्या कहा गया कि जिस स्टेटमेंट के लिए कंजंक्शन यूज करना है वो स्टेटमेंट बिना कंजंक्शन के करेक्ट है इनकरेक्ट है, तुम्हें ये पता करना है। तुम कंजंक्शन वहां पे जाके टैली कर रहे हो, अबे कंजंक्शन यहां पे यूज हो रहा है इस स्टेटमेंट के लिए, तुम उससे क्यों टैली कर रहे हो। मैं जीनियस नहीं हूं, मैं बस मेरी एक आदत है सोचने की, मैं चीजों को सोचता हूं, सही गलत मानने से पहले मैं उनको 10 बार सोचता हूं। कोई भी चीज को मैं सही कहने से पहले सोचता हूं, किसी भी बात को मैं गलत कहने से पहले सोचता हूं। मतलब मैं कोई जीनियस वीनियस नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है, टैग वैग मतलब इस तरीके के। आई एम जस्ट अ सिंपल मैन हु थिंक्स, मतलब मैं एक सिंपल आदमी हूं जो सोचता है, बस सोचने की मेरी आदत है। मतलब मुझ में और बाकियों में डिफरेंस अगर कुछ तुम पाओगे कभी, अगर कोई डिफरेंस होगा तो बस यही होगा कि मैं सोचता हूं, बाकी लोग कई बार नहीं सोचते। तो मैं सोचने वाला पर्सन हूं, आई एम अ थिंकर। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो किसी भी चीज को सही या गलत कहने से पहले, बोलने से पहले, पढ़ाने से पहले 10 बार सोचता हूं, ठीक है, कि जो मैं सही कह रहा हूं वो वास्तव में सही है या मैंने कह दिया, ठीक है। तो मैं किसी भी बात को सही गलत मानने से पहले ना उसको सोचता हूं, जस्टिफाई करना चाहता हूं कि भाई मैं इसको गलत क्यों कहूं, ये गलत है इसलिए गलत कहूं या मुझे लग रहा है गलत है मैं इसलिए गलत कहूं, ठीक है। मैं किसी भी बात को सही मान लेता हूं, तो मैं इसको सही किस लिए मान लूं, बुक में लिखा है इसलिए सही मान लूं, किसी दूसरे ने कहा इसलिए सही मान लूं, या मुझे सही लग रहा है इसलिए मैं सही मान लूं, या सही है इसलिए मैं सही मान लूं। तो मैं उन लोगों में से हूं जो कि उस बात को सही मानता है जो सही होती है, वो उस बात को सही नहीं मानता जो उसे सही लगती है, ठीक है। तो इसमें कोई जीनियस तो नहीं हो जाता, इसमें बस है कि थिंकर, मैं सोचने की मेरी आदत है। आई थिंक अ लॉट, मैं बहुत सोचता हूं। सही गलत को मानने से पहले, पढ़ाने से पहले बच्चों को मैं सोचता हूं। जब आप सोचते हो तो आपको नए रास्ते मिलते हैं, नई तकनीकें मिलती हैं समझने समझाने की। बस दैट इज द टोटल डिफरेंस, बस ये डिफरेंस है। चलो आ जाओ आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका, आ जाओ अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस पे भी आ जाते हैं। कल से दैट वर्ड लिखा पड़ा है, बच्चा भी सोचता होगा मैं कहां फंस गए, ठीक है। हमारी जैसे ऑफलाइन क्लास होती है ना, अब तो खैर अभी तो ऑफलाइन बंद है इस समय, ठीक है। हमारी जैसे ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चा शुरू में 1 हफ्ते ना 10 दिन ये सोचता है कहां फंस गए, अभी कहां फंस गए। अच्छा आया होता रेफरेंस से, किसी ने उसको बता दिया होता है कि हमको सर से जाके पढ़ना, उसका भाई पढ़ा के गया होता, तो आ तो जाता सीधे, जाता जाता कहीं नहीं। लेकिन पहले 8-10 दिन वो सोचता रहता है कहां फंस गए, अबे कहां फंस गए, अबे कहां फंस गए। शुरू में वो यही सोचता रहता है, लेकिन जब कोई बच्चा मेहनती होता है, जिस तरीके से उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है, जो उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसको डाउट पूछने के लिए कहा जाता है, तो थोड़ा सा जो डाउट अपने पूछना शुरू कर देता है, जो उसको पढ़ाया जाता है पढ़ना शुरू कर देता है,
तो फिर 1 महीने में लगभग मतलब 2 हफ्ते बाद में फिर उसको कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, फिर उसको लगता है कि हाँ भी चीजें लॉजिकल हैं, फिर उनको कॉन्सेप्ट पकड़ में आने शुरू होते हैं, फिर उसको लॉजिक समझ में आने शुरू होते हैं, फिर वो रिदम पकड़ता है। लेकिन शुरू में सबको ये लगता है भाई कहां फंस गए, अबे कहां फंस गए। आ जाओ नेक्स्ट देखो, द ऑर्गेनाइजर्स विल पोस्टपोन द इवेंट एंड इफ द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द लॉकडाउन। आई थिंक इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे लगता है ये बड़ा इजी क्वेश्चन है एंड एनी ऑफ यू कैन टेल द आंसर। तुम में से कोई भी इसका आंसर बता सकता है, ठीक है। देखो ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, पुराना वाला तरीका। द ऑर्गेनाइजर्स विल पोस्टपोन द इवेंट, एक क्लॉज हो गई, एक स्टेटमेंट हो गया, मतलब एक क्लॉज हो गई, एक क्लॉज हो गई। इफ द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द लॉकडाउन, अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तो फिर ऑर्गेनाइजर्स जो है वो बंद मतलब पोस्टपोन कर देंगे इवेंट को। क्लॉज 2 हो गए। तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्लॉज 2 है, मतलब 2 क्लॉज हैं। तो अगर हमारे पास क्लॉज 2 है तो हमें कंजंक्शन कितने चाहिए होंगे, कंजंक्शन 1 चाहिए होगा, लेकिन यहां तो देखें 2 लिख रखे हैं ऑलरेडी, एंड और इफ। अब हमें डिसाइड करना है कि हम एंड लिखें या इफ लिखें। तो ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट एक कंडीशनल है, इसमें एक कंडीशन है ये कि अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया लॉकडाउन को तो फिर हम पोस्टपोन करेंगे। तो चूंकि ये लिखे गए दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो कंडीशनल फॉर्म कर रहे हैं और इनका मीनिंग कंडीशनल का है, तो हम जो कंडीशन की कंजंक्शन इफ होती है वो लिखे रहने देंगे और एंड को हटा देंगे। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, आई वॉन्ट टू इंग्लिश मोर देन यू, इज इट पॉसिबल। मतलब मैं ये समझा नहीं कि तुम्हारे इस क्वेश्चन का मतलब मीनिंग क्या समझूं, जो तुमने लिखा है एक्चुअली जो तुम्हारे शब्द हैं यही तुम्हारा भाव है। ये बच्चा कह रहा है कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश मोर देन यू, तो इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि ये बच्चा मुझसे और ज्यादा इंग्लिश सीखना चाहता है, मुझसे सीखना चाहता है और ज्यादा इंग्लिश जितनी इसको आती है उससे ज्यादा, ये पॉसिबल है। दूसरा इसका मीनिंग जो इसने शब्द यूज किए, जो इसका मतलब सिंटेक्स है सेंटेंस का, उस सिंटेक्स के हिसाब से इसका मीनिंग ये निकलेगा कि ये बच्चा जितनी मुझे इंग्लिश आती है मुझे, ये उससे ज्यादा सीखना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? देखो अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। मतलब मतलब ये नहीं कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी के 10 साल ना इंग्लिश को खूब खींच के पढ़ा और खूब खींच के पढ़ाया, ठीक है। तो मैंने पिछले 10 साल में इंग्लिश पे उतना काम किया जितना लोग अपने 33 साल के करियर में नहीं कर पाए। 40 साल के करियर में भी उन्होंने उतनी मेहनत इंग्लिश पे नहीं की जितनी मैंने अपने पिछले 10 साल के करियर में की है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम उतनी मेहनत कर लोगे। दूसरी बात, मुझे जिस तरीके का गाइडेंस मिल गया, मुझे जिस तरीके का माहौल मिल गया, मुझे जिस तरीके के दोस्त मिल गए, ठीक है, वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास होंगे शायद उस तरीके के। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं आज भी जबरदस्त सीखता हूं। पिछले 10 सालों में जितनी मेहनत मैंने की है, जितना मैंने इंग्लिश पे काम किया है, आने वाले 10 सालों में मैं उसका 2 गुना 3 गुना और करूंगा। तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा तुम्हें मेरे साथ में भागने में दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पास्ट का जो है मेरा जो उसको भी कवर करना है, आगे जो मैं तेज से भागता जा रहा हूँ कवर करता जा रहा हूँ इंग्लिश को, उसको भी कवर करना है। तो मुझे नहीं लगता है तुम इतना कर लोगे, ठीक है, क्योंकि अगर तुम उस हालत में होते करने वाली हालत में तो तुम यूट्यूब पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। तो जो मतलब दूसरा वाला मीनिंग है वो पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो। इंग्लिश सीखो, अच्छे से समझो, ठीक है। मुझसे कंपटीशन मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ इंग्लिश में। अब मेरे पिछले 10 साल आप कैसे कवर करोगे, ठीक है, तो वो रहने दो, वो नहीं होगा। इंग्लिश सीखो अच्छे से, मैं आपको जितनी आपको इंग्लिश आती है उससे ज्यादा इंग्लिश सिखाऊंगा। आप किसी पर्पस के साथ में इंग्लिश सीख रहे हो, कंपटीशन के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, व्हाटएवर द पर्पस यू आर लर्निंग द इंग्लिश फॉर, ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आप जितना रोज बेहतर बनोगे, रोज नया सीखोगे, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, बट मेरे से कंपटीशन मत करना, ठीक है। मुझे जानने वाले लोग मेरे से कंपटीशन नहीं करते, जो मुझे जानते हैं वो नहीं करते मेरे से, ठीक है। तो इंग्लिश को लेकर कंपटीशन मत करना। बाकी ये है कि आपकी जरूरत कुछ भी है इंग्लिश की, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, बेहतर बनाऊंगा। आ जाओ इस क्वेश्चन में आ गए। अब नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? द ऑर्गेनाइजर्स आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन, कि ऑर्गेनाइजर्स जो है किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी हैं। एक स्टेटमेंट हो गया, एक स्टेटमेंट का मतलब एक क्लॉज हो गई, तो एक क्लॉज ये हो गई। दूसरी देखो, द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द लॉकडाउन, दूसरी क्या हो गई? द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द लॉकडाउन, ठीक है, ये क्लॉज 3 हो गई, सॉरी 2 हो गई, क्लॉज 2 हो गई। अच्छा, दे विल पोस्टपोन द इवेंट, वो इवेंट को पोस्टपोन कर देंगे, ये क्लॉज 3 हो गई, ठीक है।
तो यहां पर क्या है कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, तो अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है तो हमें कंजंक्शन 2 चाहिए होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके पास में वॉइस लेट आ रही है बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो वीडियो को, ऐसा होना नहीं चाहिए कि, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऑडियो वीडियो मिसमैच कर रहा है ना, तो आप एक बार में कर लो कि आप रिफ्रेश करके देख लो, हाँ रिफ्रेश करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो हमारे पास क्लॉज 3 है तो हमें कंजंक्शन 2 चाहिए होंगे, लेकिन आप ध्यान से देखो हमारे पास एक ही कंजंक्शन है बस इफ, तो हमें एक कंजंक्शन और लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास क्लॉज 3 है तो कंजंक्शन तो 2 लिखने पड़ेंगे, कंजंक्शन हमने एक ही लिख रखा है तो ये गलत है। अब हम कंजंक्शन कौन सा लिखें, कहां पर लिखें, ये डिसाइड करना है। तो देखिए उसमें मैं आपकी मदद करता हूं। ये जो ऊपर लिखे गए 2 स्टेटमेंट्स थे ना, मैंने आपसे कहा ये दोनों स्टेटमेंट मिलकर एक सेंटेंस बन गए कंडीशनल, ये दोनों स्टेटमेंट मिलके कंडीशनल बन गए ना, द ऑर्गेनाइजर्स विल पोस्टपोन द इवेंट इफ द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द लॉकडाउन, वही देखो कंडीशनल यहां पे लिखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, इफ द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द लॉकडाउन दे विल पोस्टपोन द इवेंट, तो वो इवेंट को पोस्टपोन कर देंगे। तो ये जो लास्ट के 2 क्लॉजेस हैं, ये लास्ट के 2 क्लॉजेस जो है ना बेटा वो एक कंडीशनल है, लास्ट के जो 2 क्लॉजेस हैं वो एक कंडीशनल है। तो अगर ये लास्ट के दोनों क्लॉजेस कंडीशनल है तो ये इफ इन दोनों का कंजंक्शन हो गया, अगर इफ इन दोनों का कंजंक्शन हो गया तो अब एक कंजंक्शन हमें ऐसा लिखना पड़ेगा जो हमारी इस क्लॉज को, क्लॉज 1 को और इस कंडीशनल से जोड़ दे, ठीक है। तो इंग्लिश में क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एक ही होता है एंड, तो हम यहां पे लिख देंगे एंड, तो इफ से पहले एंड आ जाएगा। मतलब मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो ये बातें तो तुमने समझी ली है, बाद में अपना वीडियो को रिवाइज करके देखोगे तो और समझ जाओगे। इस इफ से पहले आपको एंड लिखने की जरूरत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा द ऑर्गेनाइजर्स आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन एंड इफ द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द लॉकडाउन दे विल पोस्टपोन द इवेंट। ठीक है, एंड इफ आ गया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए सारे बच्चे। अब देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट इन द प्रीवियस लेक्चर दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ये अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो कल की क्लास स्टार्ट की थी वो इसी तरीके के क्वेश्चन से स्टार्ट की थी, जो ईपीएफओ के पेपर में आया था ना, ईपीएफओ के पेपर में आया क्वेश्चन था वो इसी टाइप का था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। हमने इसी से शुरुआत की थी। हैबिट का फिक्स प्रीपोजिशन, पहली बात तो प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती, पहली बात प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती। इंग्लिश में कोई भी चीज फिक्स हो सकती है, प्रीपोजिशंस कभी फिक्स नहीं होती हैं। प्रीपोजिशंस हमेशा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं, नो प्रीपोजिशंस आर फिक्स्ड। तो पहली बात ये दिमाग से निकाल दो कि प्रीपोजिशन फिक्स होती भी हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, नो प्रीपोजिशंस आर फिक्स्ड। जितना एग्जाम निकल जाए उतना ही आपको पढ़ा भी रहे बेटा, हम आपको पढ़ा भी उतने ही रहे जितने में आपका एग्जाम निकल जाए। आप मेहनत करो, बस समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो अपना पूछ लेना, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें क्या कहानी मैं आपको बताऊं। एज द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर, एक क्लॉज ही हो गई, ये हो गई क्लॉज 1, ठीक है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ये हो गई क्लॉज 2। तो हमारे पास 2 क्लॉज हैं, एक क्लॉज है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर और दूसरी है ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। तो जब आपके पास 2 क्लॉज हैं तो आपको कंजंक्शन एक चाहिए होगा, लेकिन यहां पर देखें हमारे पास में 2 कंजंक्शन लिखे हैं, एज भी लिखा दैट भी लिखा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम इनमें से कौन सा रिमूव करें। भाई दोनों लिखे तो दोनों तो नहीं यूज कर लोगे, एक ही को यूज कर पाओगे, तो वो एक कौन सा होगा जो हमें यूज करना है, ये डिसाइड करना है, हम एज यूज करें या दैट यूज करें, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। ये जो एज है ना आपका, ये जो एज है, आप इसे भी लिख सकते हो, दैट को भी लिख सकते हो, दोनों में से जो चाहे लिख दो सेंटेंस सही रहेगा, मतलब एक कोई भी हटा दो सेंटेंस सही रहेगा। बट प्रॉब्लम ये कि अब हटाएं कौन सा। तो मैंने आपको इसका एक सॉल्यूशन बताया था कि अगर कभी ऐसा लगे कि किसी भी मतलब सेंटेंस, मान लो कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको लगता है कि 2 तरीके से करेक्शन कर सकते हो, तो जब कभी ऐसा लगे कि हम किसी एक सेंटेंस को 2 तरीके से, सर लेकिन सर एग्जाम्पल पर ही काफी क्लासेस हुई हैं फिक्स प्रीपोजिशन की, मुझे उसके बारे में नहीं पता एक्चुअली, ठीक है। बट प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होते, वैसे ध्यान रखना। इंग्लिश में कुछ भी फिक्स हो सकता है, प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती हैं। बट
मतलब उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो लोगों के अपने अपने पढ़ाने के तरीके होते हैं, टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, सारे टीचर मेहनत करते हैं, सभी अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, सभी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है। बट तरीके सबके अपने अपने होते हैं, टीचर अपने अपने तरीके से जो उनको पसंद आता है, जो उनको अच्छा लगता है, उस तरीके से चीजों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें इंग्लिश में प्रिपरेशन फिक्स नहीं होती है किसी के तरीके से। मुझे ऐसा, मैं खुद जानता हूं ये बात कि नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश में 98% टीचर्स इंग्लिश में फिक्स प्रिपरेशन पढ़ाते हैं। नॉर्थ इंडिया में 98% जो इंग्लिश के टीचर्स हैं वो फिक्स प्रिपरेशन पढ़ाते हैं, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि फिक्स होती है, तो मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कह दूंगा प्रिपरेशन फिक्स होती है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ फिक्स नहीं होती है, तो मैं नहीं कहता कि फिक्स होती है। तो एक्चुअल में लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, जो मतलब कंटेंट को कैसे कौन प्रेजेंट करेगा, सबका प्रेजेंटेशन अपना अलग अलग होता है, तो इसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं होती है। इट इज जस्ट अ डिफरेंट अप्रोच डिफरेंट होती है, बट सही होती है सारी अप्रोच, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एज या दैट में से कोई भी रिमूव करोगे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिले, जब कभी कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें हम दोनों तरीके से करेक्शन कर सकते हैं और सेंटेंस हमारा लॉजिकली सही हो, तो हमेशा बाद वाला करेक्शन क्या करो। अब जैसे हम एज हटा देंगे ये तब भी सही होगा, दैट हटा देंगे तो भी सही होगा। तो जब दोनों ही तरीके से सही होगा ना, तो बाद वाले करेक्शन करो हमेशा। इंग्लिश को हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, तो करेक्शन हमेशा बाद वाला ही करना। तो ये दैट हटा दो। अब आ जाओ इसमें, as the contractors have promised the board of directors that there would be no mistakes again। अब हमने यहां पर भी वही देखो लिखा, the contractors have promised the board of directors, कि contractors ने board of directors को promise किया, क्या promise किया, that there would be no mistakes again, ठीक है। अब इसमें भी वही कहानी है, आप चाहो तो as को रिटेन कर लो, चाहे that को रिटेन कर लो, ठीक है। मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन सही दोनों ही होंगे। तो जब दोनों ही सही होंगे तो बाद वाला करेक्शन करो, ठीक है। चल नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एज द रोड वॉज नॉट सेफ फॉर ड्राइविंग एट नाइट, सो वी डिसाइडेड टू स्टे एट अ होटल फॉर द नाइट, और सो इट इज अ गुड आइडिया टू पोस्टपोन द पार्टी फॉर नाउ बिकॉज इट विल गेट अस मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन। ये दोनों सेंटेंसेस हैं, एक बार सही करो बच्चों। ये सेंटेंस 1 है, ये सेंटेंस 2 है, दोनों को एक बार सही कीजिए। तो देखो एक बच्चा लिख रहा है प्रोनाउन एंड प्रीपोजिशन आर फिश। फिर तो हम क्या ही कहें, जब तुम पहले से ही मन बनाए बैठे हो तो फिर तुमसे कहें क्या। बेटा ये दोनों सेंटेंसेस जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, एक बार जल्दी से इनका आंसर बताने की कोशिश करो कि हाउ कैन वी करेक्ट दिस सेंटेंसेस, ठीक है, जल्दी से। एज द रोड वॉज नॉट सेफ फॉर ड्राइविंग एट नाइट, सो वी डिसाइडेड टू स्टे एट अ होटल फॉर द नाइट, ठीक है। और दूसरा, सो इट इज अ गुड आइडिया टू पोस्टपोन द पार्टी फॉर नाउ बिकॉज इट विल गेट अस मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन। फर्स्ट में सो एंड सेकेंड में बिकॉज को रिमूव करना है। बहुत अच्छे, मैं सुनना भी यही चाहता था, तुमने बोला भी यही, ठीक है। मतलब सुनना नहीं एक्चुअली चाहता था, बट उम्मीद यही कर रहा था कि आंसर यही आएगा, जो कि आ गया एज एक्सपेक्टेड। चलो देखो, सुनना, ध्यान से सुनना। सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है ये तुम्हें क्लियर है। द रोड वॉज नॉट सेफ फॉर ड्राइविंग एट नाइट, एक स्टेटमेंट एक क्लॉज, ठीक है। वी डिसाइडेड टू स्टे एट अ होटल फॉर द नाइट, दूसरा स्टेटमेंट दूसरी क्लॉज। तो हमें पता है क्लॉज 2 है तो कंजंक्शन एक आएगा। अब या तो ये एज लिख दो या फिर वो सो लिख दो। एज लिखा रहने दोगे तो भी सही है, एज द रोड वॉज नॉट सेफ फॉर ड्राइविंग एट नाइट वी डिसाइडेड टू स्टे एट अ होटल फॉर द नाइट, सही है, ठीक है। सो हटा दोगे तो भी सही है, मतलब अगर एज हटा दोगे तो भी सही है। द रोड वॉज नॉट सेफ फॉर ड्राइविंग एट नाइट सो वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल फॉर द नाइट, मतलब चाहे एज रिमूव कर दो चाहे सो रिमूव कर दो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो जब दोनों ही रिमूव करने से सही हो सकता है तो फिर बाद वाले रिमूव करो, करेक्शन बाद वाला ही करना चाहिए अगर आपको लगता है कि सेंटेंस दोनों तरीके से सही हो सकता है। तो हमने ये रिमूव कर दिया, ये आंसर हो गया। अब आते हैं इसी को, यहां पर भी देखें तो वही है, इट इज अ गुड आइडिया टू पोस्टपोन द पार्टी फॉर नाउ। अब हमने कहा अभी के लिए पार्टी को पोस्टपोन कर देना, ठीक है, मतलब फॉर नाउ का मतलब फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। तो ये क्लॉज 1 हो गई। इट विल गेट अस मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन, इससे हमें प्रिपरेशन का टाइम भी और मिल जाएगा।
अगर हम पार्टी को अभी पोस्टपोन कर देंगे तो हमें तैयारी करने का और समय भी मिल जाएगा। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट है इट इज अ गुड आइडिया टू पोस्टपोन द पार्टी फॉर नाउ, दूसरा है इट विल गेट अस मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो यहां पर हम देखें तो हमारे पास में दो स्टेटमेंट है। अगर आपके पास में स्टेटमेंट दो है तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कंजंक्शन एक जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास स्टेटमेंट दो है देन यू विल नीड वन कंजंक्शन, आपको एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो एक कंजंक्शन या तो ये सो यूज कर लो या बिकॉज यूज कर लो। जैसे यहाँ पे था हमारे पास ऑप्शन दिया तो हम एज यूज कर ले या सो यूज कर ले। तो हमने कहा कि जो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं तो करेक्शन हमेशा बाद वाला करा करो, मतलब एज लिखा रहने दो, जो पहले लिख दिया बाद वाला कंजंक्शन हटा दो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे सो सही है, बिकॉज गलत हो जाना चाहिए, बिकॉज हटा देना चाहिए, यही है ना। बट यहीं पे तो फेयर है। यही तो वो चीजें हैं जो कि हमें मतलब टीचर्स की जरूरत पड़ती है, जिनके लिए हमें मेंटोर्स चाहिए होते हैं, जिनके लिए हमें गाइड चाहिए होते हैं, जिनके लिए हमें टीचर्स चाहिए होते हैं जो ऐसे सिचुएशंस के लिए हमें प्रिपेयर करें। क्योंकि जब हम ऐसे सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो हम गलतियां कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पता है क्या आंसर आपका, इसमें आपका बिकॉज सही है, सो गलत है। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा और आना भी चाहिए। जिन बच्चों के दिमाग में डाउट नहीं आएगा उनके साथ प्रॉब्लम है, जिन बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा वो सही है, एकदम सही है, डाउट आना चाहिए। जिनके दिमाग में डाउट नहीं आएगा उनके साथ में कोई समस्या है कि भाई डाउट क्यों नहीं आया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जब यहां पर भी हमने दो कंजंक्शन लिखे थे तो यहां पर तो हमने पहले वाला लिखा रहने दिया था और बाद वाला ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं हमने बाद वाला लिखा रहने दिया, पहले वाला ड्रॉप कर दिया। तो भाई ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूं, ठीक है। आसिफ खान, अरे भैया आसिफ, मुझे लगता है ये तुमने क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज रखा है और ये क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर भी पड़ा हुआ है। आई विल रिप्लाई इट, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और बड़ी अच्छी बात है कि आई हैव गॉट सच डेडिकेटेड लर्नर्स, आई हैव गॉट अ पूल ऑफ सच डेडिकेटेड लर्नर्स, कि मेरे पास इतने डेडिकेटेड लर्नर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, जितना जानते हैं उससे और ज्यादा सीखना चाहते हैं, और ज्यादा बेहतर बनना चाहते हैं। और अगर मैं कोई भी मदद कर पाया तुम लोगों की इसमें, ठीक है, थोड़ी सी भी मदद मैं तुम्हारी कर पाया तुम्हारी इंग्लिश को और बेहतर करने में जितनी अभी है, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वही मैं करना चाहता हूं। अगर मैं कर पाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन तुम्हारा है, मुझे याद है कि यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप एंड आई हैव रिसीव्ड द क्वेश्चन, मेरे पास है वो तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। एंड आई विल रिप्लाई इट ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है। हाँ चलिए, तो इसमें पता क्या, अब ये डाउट हो गया बच्चों को, भाई बाद वाला इसमें क्यों नहीं हटा दिया जब उसमें हटा दिया बाद वाला। तो उसके लिए ना आपको एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या पॉइंट है? देखो पॉइंट ये है, मैं यहां पे समझाता हूं लिख के। पॉइंट ये है कि ये जो हमारे सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ना, इनमें से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो पेरिफेरल क्लॉज होती है। पेरिफेरल का मतलब आप उसको मेन क्लॉज से पहले बाद में कहीं लिख सकते हो, लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो फिक्स होती है, वो मेन क्लॉज के बाद ही आती है, पहले नहीं आती। जैसे कि मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल हेल्प यू व्हेन यू मीट हिम, ही विल हेल्प यू व्हेन यू मीट हिम। दूसरा, व्हेन यू मीट हिम ही विल हेल्प यू, ठीक है। दूसरा, दे विल गो देयर एंड ही विल हेल्प देम। दूसरा, एंड ही विल हेल्प देम, they will go there। अब देखो, एक बात तो आप समझ गए होंगे, ये एक स्टेटमेंट है जो दो तरीके से लिखा गया, ये दूसरा स्टेटमेंट है जो भी दो तरीके से लिखा गया। मतलब ये सेंटेंस 1 है, ये सेंटेंस 2 है, और हमने हर एक सेंटेंस को दो दो तरीके से लिख दिया। सेंटेंस एक ही एक्चुअल में, लेकिन लिखा दो तरीके से गया। क्लॉज की पोजीशन चेंज कर दी गई, ठीक है, क्लॉज की इसमें पोजीशन चेंज कर दी गई है। भेदभाव क्यों करते हो? मैं कल भी क्वेश्चन पूछ रहा था तो भी आपने हमारा रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा क्यों सर? अबे पगला है क्या? मैं भेदभाव नहीं करता बेटा। अरे भैया, भेदभाव ही करना होता तो मैं टीचर नहीं बनता, ठीक है।
हाँ, भेदभाव नहीं करता हूं, बट ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इनका क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे आया था, तो मैंने इसलिए बता दिया कि आई हैव रिसीव्ड द क्वेश्चन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जब टाइम होगा मेरे पास तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, पर्सन को चैन मिल जाए इसलिए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें डिसाइड करने के दोनों सेंटेंस सही है गलत है, लेकिन सही गलत से पहले एक मेन चीज समझ लेना। क्या मेन चीज? ही विल हेल्प यू, मेन क्लॉज। जो बिना कंजंक्शन के लिखी गई क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज होती है। एक कंजंक्शन की पहली क्लास में पढ़ा रखा है, जिन बच्चों ने लेट इस क्लास को अटेंड करना शुरू किया है वो अपना वहां से जाके देख लें। ये मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज। ठीक है, व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। दे विल गो देयर, मेन क्लॉज। They will go there, main clause. And he will help them, coordinate clause. And coordinate conjunction होता है ना fan voice, तो ये coordinate clause। ये सब पढ़ा रखा है कंजंक्शन की पहली क्लास में, सारी बातें पढ़ाई गई हैं। अगर किसी बच्चों को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वो कंजंक्शन की पहली क्लास देखे। And he will help them, और नहीं तो मैंने कहा था परिवर्तन 2.0 ज्वाइन कर लो, उसमें मैं इंग्लिश बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 7:15 बजे क्लास होती है परिवर्तन 2.0 में मेरे SSC कोर्सेज में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो भी वहां पे पढ़ रहे होंगे, उसमें भी ये चीजें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे समझना, ये जो मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गई ना। अब मैं इनसे रिलेटेड आपको क्या बताने जा रहा था? मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जो मेन क्लॉज होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उनकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के बाद में और चाहे तो उसको पहले, दोनों जगह लिख सकते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो पेरिफेरल होती है। पेरिफेरल का मतलब होता है आप उसको पहले मेन क्लॉज से बाद में कहीं भी लिख सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं। ठीक है, वो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं, तो वो हमेशा बाद में ही आती हैं। जिस स्टेटमेंट को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो वो उसको हमेशा फॉलो करते हैं, उससे पहले नहीं आ सकती। तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो हमेशा ही मेन क्लॉज के बाद में आती हैं, पहले नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये यहां पर हमारी वजह है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, और वहां पे वो दोनों सही है। जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से पहले बाद में कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो हमेशा बाद में ही लिखी जाती है, पहले नहीं लिखी जा सकती। अब अपने उस क्वेश्चन पे आओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, ये जो हमने एज लिखा है ना, एज, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये क्लॉज सबऑर्डिनेट है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, तो जब हम यहां से सो हटा देंगे तो ये मेन क्लॉज बन जाएगी। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम मेन क्लॉज से पहले लिखकर यूज कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज को प्रीसीड कर सकती है, तो ये सही है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हमने बिकॉज हटा दिया, अगर हमने बिकॉज हटा दिया तो ये सो जो है ना ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज से पहले आती नहीं, क्योंकि जब आप बिकॉज हटा दोगे तो फिर ये मेन क्लॉज बन जाएगी। कोऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज से पहले आती नहीं है, इसीलिए हमने ये सो हटा दिया। ये सो हटा देने से क्या हुआ, ये हमारी मेन क्लॉज बन गई। ठीक है, और ये बिकॉज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। तो यहां पर एज इसलिए शुरू में सही हो गया क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सो इसलिए सही नहीं हो सकता था क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू में आ नहीं सकता, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। असल में मेरी क्लास भी है 7:15 बजे से परिवर्तन 2.0 में, तो अब मैं अपनी उस क्लास के मतलब तैयारी करता हूँ, उसके स्लाइड वाइड ऊपर करता हूँ। ठीक है, और तब तक तुम लोग अपना सीखते रहो। बी रेगुलर, बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन, इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, तो कहाँ गया, ठीक है, बाकी आज के लिए थैंक यू एवरीबॉडी। अब मिलते हैं फिर आपको कल एक काम करता हूं मैं, कल एक डाउट सेशन रख देता हूं, सारे बच्चे डाउट्स के लिए तैयार रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कॉलिंग वाला डाउट सेशन रख दूं जिसमें कॉल करके भी बच्चे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल मैं बाय। ठीक है, कैसी लगी क्लास वगैरह वो कमेंट करके बता देना। थैंक यू एवरीबॉडी।